Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आजकल जो एमसीक्यू चल रहा है वो मुख्य रूप से जनजाति से संबंधित एमसीक्यू चल रहा है। अगर इस एमसीक्यू को, इस क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप जनजाति से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जिस उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो जनजातियों से संबंधित यहाँ जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ रखा है। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। उससे पहले जो पिछले एमसीक्यू का क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है सामाजिक रूप से वे उपेक्षित रहे हैं। ऑप्शन बी सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है। ऑप्शन सी सामाजिक रूप से उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है। ऑप्शन डी समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी तो समाज उनके सामाजिक उन्नयन अर्थात सामाजिक उन्नति के विरुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सामाजिक रूप से उनके कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। समाज में परिवर्तन की बात हमेशा होती रहती है और उनके समाज उनके जो जनजाति हैं, जाति हैं, उनके में परिवर्तन लाने के लिए समाज द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है। हमारे संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, हर तरह से उनके उत्थान की बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी के साथ जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आदिवासी शब्द जनजाति के लिए किसने कहा था। ए महात्मा गांधी, बी ठक्कर बापा, सी ज्योतिबा फूले, डी बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ देखें तो ये महात्मा गांधी जनजाति से, ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर ये जनजाति से संबंधित इनका अध्ययन नहीं है। ठक्कर बापा जिन्हें जनजातियों का मसीहा कहा जाता है और उन्होंने ही जनजाति को आदिवासी शब्द दिया था। याद रखिएगा यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो पीजीटी हो, हायर हो या आपके नेट का हो, किसी भी तरह के एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन था। तो एक हो गया यहाँ कृषक समाज और यहाँ उत्तर कृषक समाज, मतलब कृषक समाज के 1 स्टेप और आगे। स्पेंसर किस तरह के समाज की बात करते हैं, हपाई की बात करते हैं, हंटिंग समाज, पोस्टोरल समाज, एग्रीकल्चर समाज। एग्रीकल्चर के बाद क्या आ जाता है, आई से इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। तो इसे ही हम उत्तर कृषि समाज यहाँ से कहा गया है। तो उत्तर कृषि समाज का जीवन कैसा है। ए साधारण, बी कम बोझिल, सी अत्यधिक नीरस, डी सानिध्य व्यक्तिगत एवं औपचारिक। तो क्या है, जब हम कृषि से आगे के समाज में बढ़ते हैं, पूंजीवादी समाज में आते हैं, औद्योगिक समाज में आते हैं, तो वहाँ संबंध कैसे हो जाते हैं, औपचारिक हो जाते हैं और व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थी हो जाता है। व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, तो यहाँ व्यक्तिगत भावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस समाजशास्त्री का परा औद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है। परा औद्योगिक समाज अर्थात इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात यहाँ हो रही है। इससे संबंधित कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। ए डेनियल बेल, बी नॉर्मन बिर्नबाम, सी एलन टोरेन, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम देखें तो डेनियल बेल की सबसे पहले इन्होंने ही पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बताया था। इनकी बुक थी द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एलन टोरेन ये भी इनकी भी बुक है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी इससे संबंधित है, पराऔद्योगिक समाज से संबंधित ही बात करते हैं। और नॉर्मन बिर्नबाम भी इसी में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय समुदाय में उत्पादन संबंध
प्रकार के होते हैं? जनजातीय समुदाय है उसमें उत्पादन के जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मार्क्स ने उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध की बात की है कि उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक उत्पादन का साधन होता है और उत्पादन के संबंध होते हैं, और इससे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसी के अनुसार समाज विभाजित होता है वर्गों में। तो इसी तरह से जनजातीय जो समुदाय है वहाँ हमें बताना है कि जो उत्पादन के संबंध थे वो किस तरह के होते हैं। ए विभेदीकृत, बी विशेषीकृत, सी समरूप, डी विभिन्नतापूर्ण। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा समरूप। जनजातीय क्या है, जैसे जैसे समाज का विकास होता है, जैसे जैसे उत्पादन की विधियों में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे समाज में क्या है, समाज का स्वरूप बदलता है, उसमें विशेषीकृत हो जाता है, समाज स्पेशलाइज्ड हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है, जिससे उनमें विभिन्नता भी बढ़ जाती है, विविधीकृत भी हो जाते हैं। तो ये जैसे समाज के विकास के साथ। और जनजातीय समुदाय क्या है, बहुत प्राचीन समुदाय है, पुराना समुदाय है, तो इससे वहाँ समरूपता पाई जाती है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी भारतीय समाज के लिए सामाजिक समस्या नहीं है? भारत में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत की समस्या नहीं है? ए सांप्रदायिकतावाद, बी आतंकवाद, सी प्रजातंत्रवाद, डी क्षेत्रवाद। तो संप्रदायवाद देखने को मिलता है हमारे यहाँ, आतंकवाद प्रमुख मुद्दा है, क्षेत्रवाद भी हर स्तर पर देखने को मिलता है। प्रजातंत्रवाद क्या है, यह कोई समस्या नहीं है बल्कि यह एक विचार है, एक विधि है, जिससे इस पूरी इतनी बड़ी विविधता वाले हमारे भारत देश को एक सुचालित रूप से इसको रन करने का, संचालित करने की एक विधि है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की हैं? ए स्वाभाविक एकात्मकता, 2 यांत्रिक एकात्मकता, तीसरा प्रबल सामूहिक चेतना, चौथा क्षीण सामूहिक चेतना। हमें कोड बताना है। तो याद आ गए होंगे आपको कि आधुनिक समाज, आधुनिक औद्योगिक समाज और प्राचीन समाज, स्वाभाविक और यांत्रिक, ये जो शब्द हैं इसकी कौन बात करता है? दुर्खिम महोदय करते हैं। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इजी गोइंग मिल जाएगा। उनकी बुक कौन सी है? द डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें वो क्या कहते हैं कि समाज पहले क्या था? यांत्रिक समाज था। वहाँ जो एकता थी, वो सामूहिक चेतना थी, वो क्या थी? बहुत प्रबल थी। और समाज क्या था? यांत्रिक एकता था। मशीन की भांति लोगों की जो चेतना थी, एक जैसा करेगा सभी वैसा ही करेंगे, एक जैसा समूह सोचेगा वैसा ही व्यक्ति भी सोचता था। तो वो एक मशीन की भांति सोचते थे, वहाँ एकता, यांत्रिक एकता थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, नैतिक घनत्व बढ़ा, तो वैसे वैसे समाज क्या है? समाज में श्रम विभाजन आया, श्रम विभाजन से विशेषीकरण बढ़ा, और इससे समाज क्या है? स्वाभाविक एकात्मकता की तरफ बढ़ा। यांत्रिक एकता से वो स्वाभाविक एकता की तरफ बढ़ने लगा। श्रम विभाजन से, विशेषीकरण से, वो जिस तरह से एक शरीर है, आँख, नाक, कान, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी अपना अपना योगदान इस शरीर को चलाने के लिए करते हैं, सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, और सभी का कार्य अलग होता है। इस तरह की एकता को, परस्पर निर्भरता जिसमें होती है, उस तरह की एकता को स्वाभाविक एकता कहते हैं। दुर्खिम का वीडियो देखिए, बहुत इजीली इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट और 4 होगा। जहाँ स्वाभाविक एकता होगी वहाँ सामूहिक चेतना क्या होती है? कमजोर हो जाती है। तो हमारा आंसर 1 और 4 के साथ डी के साथ जाता है। तो 6 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए है, विचलन से कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण है समाज में विचलन तथा अनुरूपता होगा। यहाँ अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल सही है। विचलन से कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। दुर्खिम ने कहा क्या है कि समाज में अपराध हमेशा रहेंगे। अपराध का बढ़ना और घटना यह समाज के लिए व्याधिकीय हो सकता है, लेकिन समाज में अपराध हमेशा रहेगा और हमेशा समाज में अपराध बुरा नहीं होता है।
इससे कई बार क्या होता है कि अपराध के कारण समूह में एकता आती है, जिसमें इन्होंने प्रतिकारी कानून के रूप में और नियंत्रणकारी कानून के रूप में बहुत अच्छे से तुर्की महोदय ने समझाया है। तो सेकंड लाइन में क्या है, समाज में विचलन और अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह भी सही है कि जहाँ कन्फर्मिटी भी होती है और वहाँ कभी कभी विचलन भी होता है। तो यह एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विचलन और अनुरूपता की बात कौन करता है? इसका आंसर आप सभी देंगे, बहुत इजी है और इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर 7 के साथ हो जाता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अपराध है, अपराध के साथ समाज में अनुरूपता भी है और अपराध भी है, विचलन भी है, दोनों ही हमेशा समाज में पाए जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है। क्या है? ए एक मतता था, बी प्रकारवादी था, सी संघर्षवादी था, डी सावयवी था। तो स्पेंसर बहुत फेमस हैं, अपने समाज को क्या एक सावयव के रूप में मानते हैं और उन्होंने उच्च विकास का सिद्धांत दिया था। सावयव मानते हैं कि सावयव क्या है? सावयव का मतलब होता है कि समाज की तुलना शरीर से करना। शरीर की जिस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसी तरह से समाज में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, सभी पार्ट्स का अपना काम होता है। उसी तरह से शरीर के विभिन्न अंगों का भी एक अपना विशेष काम होता है और इन सभी अंगों के मिल के काम करने से शरीर रूपी संरचना चलती है। इसी तरह समाज में विभिन्न संस्थाओं के अपने अपने कार्य करने से समाज रूपी संस्था चलती है। तो इसे ही सावयवी कहा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का मॉडल कैसा दिया था? सावयवी दिया था। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ इसका आंसर देखिए, आपको इसका आंसर इजी गोइंग मिल जाएगा। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आपको यूपीएचएससी में भी आया था ये क्वेश्चन और पीजीटी में भी पूछता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए है H.N. मैन, हेनरी मैन, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी दुर्खीम, डी कार्ल मार्क्स। तो समाज का वर्गीकरण, परिस्थिति और संविदा, दो तरह के समाजों की बात करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। कौन करते हैं? H.N. मैन। तो फॉर 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है? बहुत इजी, ए डेविड रिजमैन, बी आर ई पार्क, सी दुर्खीम, डी परगेस। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि समाज का वर्गीकरण घनत्व के आधार पर, जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो क्या है, नैतिक घनत्व भी बढ़ेगा और नैतिक घनत्व बढ़ेगा तो क्या है, समाज में श्रम विभाजन होगा, श्रम विभाजन से विशेषीकरण आएगा और विशेषीकरण से क्या है, समाज सावयवी एकता की तरफ बढ़ता है। यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ समाज बढ़ता है, अर्थात सरल समाज से आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन होता है। यह बात किसने कहा था? दुर्खीम महोदय ने यह बात बताई है। दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, इसका आंसर आप समझ जाएंगे। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? यहाँ कुछ बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है अंतर्विवाही, ऑप्शन बी एकल सामाजिक श्रेणी, ऑप्शन सी सामान्य भूभाग, डी संरचित असमानता। इसका आंसर आप सभी देंगे और आई थिंक ये बहुत इजी है। जनजाति से संबंधित इतना एमसीक्यू लगातार हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो बहुत मामूली हो जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर आप सभी देंगे। आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।